हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करी थी, लेकिन आज जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मतलब हमारा जो चैप्टर है वो इस लेक्चर से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले तो हम थोड़ा ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनाए गए। ठीक है, तो इसके पीछे थोड़ा सा एक लॉजिक होता है कि बेटा जब भी हम किसी भी इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, जब हम सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट में जब भी कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम उस नेगेटिव नंबर का सॉल्यूशन हम रियल नंबर में फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी भी स्क्वायर रूट में पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो वो रियल नंबर होता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा, और 2 आपका रियल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर इसका तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो डेसिमल भी एक रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या आएगा, तो इसका आंसर 2 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम बाहर आयोटा का यूज़ करते हैं। ठीक है, आयोटा का, आई का वर्ड एक लेटर होता है, उसे हम यूज़ करते हैं, जिसे हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू होती है कि जब भी हम स्क्वायर रूट में -1 कोई भी नंबर आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम बाहर क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने शेयर किया, स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो इसका आंसर आएगा 2 आयोटा। आयोटा क्यों आएगा, नेगेटिव साइन जो स्क्वायर रूट में थी उसको रिमूव करने के लिए हमने आयोटा का यूज़ किया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा समझने की कोशिश करें। डेफिनेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम z से डिनोट करते हैं। पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, यानी z अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, वेयर a एंड b दोनों किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। मतलब a भी रियल नंबर होगा, b भी रियल नंबर होगा, लेकिन हम इस कंप्लीट नंबर को देखें तो ये नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी भी यानी नंबर में, रियल नंबर में आयोटा आ जाता है तो वो आपका नंबर यानी क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूजन भी है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा आगे। ठीक है, अब ये नीचे मैंने लिखा है, यहाँ पर ये जो आयोटा है, हमें ये तो पता चल गया कि a और b दोनों रियल नंबर्स होंगे, और यहाँ पे ये जो आयोटा है, इस आयोटा को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 यूज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि बेटा जब भी स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए हम आयोटा बाहर लगाते हैं, तो वही मैंने लिखा है कि आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड से क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। थोड़ा आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है आपका आयोटा फॉर्म में लिखना, दूसरा तरीका होता है पेयर फॉर्म में लिखना। मतलब आयोटा को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है a, b, ये आपका पेयर फॉर्म का तरीका है। ठीक है, पेयर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखते हैं, और यहाँ पे ये दोनों a और b किससे बिलोंग करेंगे, ये दोनों रियल सेट से ही बिलोंग करेंगे, यानी a भी रियल सेट होगा और b भी रियल सेट होगा। ओके, इसका ये पहला यानी रिप्रेजेंटेशन ये होती है कॉम्प्लेक्स। दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आयोटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, वेयर हमें पता है कि a और b दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, और यहाँ पे आयोटा की वैल्यू जो होती है वो रूट ऑफ -1 होती है। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में होता है तो वो नंबर जिसके साथ आयोटा यूज नहीं की गई होती उसे हम कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं, रियल पार्ट, जैसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं रियल ऑफ z, या जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेम होगा उस तरीके से हम करेंगे। और b जिसके साथ आयोटा यूज की गई होती है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आयोटा की कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे कि इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, 0 है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, नीचे एक कंडीशन है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें, कि a हमारा क्या होता है यहाँ रियल पार्ट और b हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आयोटा फॉर्म, दूसरा होता है पेयर फॉर्म या ऑर्डर फॉर्म भी हम उसे कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक होता है आयोटा फॉर्म, दूसरा होता है पेयर फॉर्म। जैसे मैंने लिखा है कि z = 3 + 2 आयोटा है, तो इससे अगर मैं पेयर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो फर्स्ट वन जो पार्ट होगा वो आपका 3 यूज होगा और सेकेंड वन आपका पार्ट यूज होगा, यानी ये a और b हैं दोनों, a आपका रियल पार्ट और b आपका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे आयोटा पेयर फॉर्म में हम कभी भी यूज नहीं करते। अगर यूं लिखा हुआ है आप समझ जाइएगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर आप इसे फिर दोबारा ओपन करेंगे तो वैसे ये आ जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखें, इफ z = आयोटा, z = आयोटा है, इट मींस इसका रियल पार्ट क्या है, एग्जैक्टली इसका रियल पार्ट 0 है,
और अगर मैं इसके इमेजनरी पार्ट की बात करूं, इमेजनरी पार्ट मतलब इसके बी की बात करूं, तो आप बोलेंगे सर इसका बी 1 है, तो अगर मैं इसको z इक्वल्स टू आयोटा को मैं लिखने की कोशिश करूं तो वो होगा 0,1, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है और इसका इमेजनरी पार्ट 1 है। अगर 2 आयोटा होता तो हम मैं कैसे लिखता 0,2, अगर 3 आयोटा होता तो 0,3 लिखता, सिंपल। आगे देखें, इफ z इक्वल टू 2 है, अब z इक्वल टू मैंने जस्ट 2 लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रियल पार्ट क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो नंबर ही रियल है 2 है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं होता, एक कंडीशन हमेशा याद करिएगा कि सारे रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट्स होते हैं, सबसेट होता है सेट, ओके। यानी अगर कोई भी आपका रियल नंबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना z इक्वल टू 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू 2 प्लस 0 आयोटा, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है लेकिन है रियल नंबर। तो रियल नंबर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, क्यों हम उसको क्या कहते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है, ठीक है। विद इमेजिनरी पार्ट 0 ऑल रियल नंबर्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ मैंने नोट भी लिखा है कि इफ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इज एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स, क्या सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसका आंसर है यस, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स हैं। क्यों है, क्योंकि इसका उन नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट 0 है, मैंने लिख दिया है यस विद इमेजिनरी पार्ट 0, उनका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है। अगर मैं बोलूँ z इक्वल टू 5, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप बोलेंगे यस सर ये कॉम्प्लेक्स है, इसका रियल पार्ट 5 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर मैं बोलूँ z इक्वल टू रूट ऑफ 2 है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो इक्वलिटी कंडीशंस होती हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या इक्वलिटी सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते, ये प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों। पहली आपकी इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स में 2 इक्वल टू 2, 1/2 इक्वल टू 1/2, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी 2 इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और w कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर वो 2 इक्वल हैं तो इसकी कंडीशन ये है कि इस रियल यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। यही कंडीशन में लिखिए, इफ z इक्वल टू a कामा b, अब ये ऑर्डर फॉर्म है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर w c कामा d एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर z इक्वल टू w है तो इसकी कंडीशन क्या है कि a इक्वल टू c होना चाहिए। अब a इसका क्या है रियल पार्ट, c इसका क्या है रियल पार्ट, तो a इक्वल टू c हो, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, यानी b इक्वल टू d होना चाहिए, तभी वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद करिएगा, इस पे क्वेश्चन लाजमी आता है, ओके। अब इसमें मैंने एग्जांपल भी एक लिखा है कि 4a प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 2 प्लस b आयोटा। अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो बताओ a और b की वैल्यूज क्या होंगी। तो आप बोलेंगे सर अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं तो रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4a इसका रियल पार्ट 2 के बराबर कर दूंगा, तो यहाँ से आप a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1/2 मिल जाएगी। अब यहाँ अगर देखें तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट, तो b को मैं 2 के बराबर लिख सकता हूँ, तो डायरेक्टली b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर वो इक्वल हैं तो इसका मकसद ये है कि दोनों के रियल पार्ट्स के बराबर, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट वन मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट लाजमी नोट करिएगा अपनी कॉपी पे। मैंने क्या लिखा है कि नोट इनइक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट होल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी डीप कंडीशन है कि इनइक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड नहीं करती, ठीक है। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि 2 आयोटा इज लेस देन 5 आयोटा या माइनस आयोटा इज लेस देन 2 आयोटा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, तो इसलिए कंडीशन याद करिएगा, z1 कैन नॉट बी ग्रेटर देन z2 से बराबर नहीं हो सकता, वैसे ही z2 z1 से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, ओके। कंडीशन याद करिएगा, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करती, इक्वलिटी सेटिस्फाई करती है। कब करती है मैंने कंडीशन बता दी। आगे चलते हैं। अब इसमें आयोटा के कुछ हायर पावर्स होते हैं। जब भी अगर मैं आयोटा की बात करूं तो आयोटा की वैल्यू होती है √-1, यहाँ पे मैंने लिखा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इससे सिंपल लिख सकते हैं कि अगर आयोटा पावर 3 है तो आप बोलेंगे सर इसे हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आप बोलेंगे सर आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर तो माइनस आयोटा आएगा। तो इसका मकसद ये है कि आयोटा पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा अगर आयोटा पावर 4 हो तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये ओपन हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1
अगेन आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 अगेन आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आयोटा पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, आयोटा पावर 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा। अब इसमें सिंपल, जैसे ही पावर्स बढ़ती जाएंगी, जैसे ही पावर्स बढ़ती जाए, आयोटा पावर 10, आयोटा पावर 11, 12, 30, कोई भी आपका पावर हो, आप सिंपल क्या करें, उसके पावर को 4 से डिवाइड करवा दें। अब 4 से क्यों डिवाइड करवाते हैं, क्योंकि आयोटा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, तो इसकी वजह से हम नेक्स्ट चैप्टर में हमसे डिस्कस करेंगे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका पावर, आयोटा का पावर किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर आ जाएगा वो रिमाइंडर आयोटा के ऊपर पावर लगा दें, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा अगर आयोटा पावर 20 हो, तो आप बोलेंगे सर आयोटा पावर 20 है, तो 20 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो आयोटा पावर 0 हो जाएगा, और आयोटा पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स आयोटा पावर 20 भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन मैंने यहां पर लिखी है कि बेटा अगर आयोटा पावर 4n है और यहां से n क्या है, n आपका कोई भी इंटीजर है, तो आयोटा पावर 4n का आंसर हमेशा हमेशा 1 आने वाला है, हमेशा 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर n की जगह आप कोई भी इंटीजर रखें, जैसे अगर n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो आयोटा पावर 4 हो जाएगा, तो आयोटा पावर 4 1 होता है। अगर n की जगह 2 पुट करें तो आयोटा पावर 8 हो जाएगा, वो भी 1 होता है। अगर n की जगह -1 पुट करें तो ये आयोटा पावर -4 होगा, तो भी 1 होगा। अगर n की जगह आप 0 पुट करेंगे, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर है ना, तो 0 पुट करेंगे आयोटा पावर 0, तो भी 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप याद करिएगा, आयोटा पावर 4n इक्वल टू 1 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n कोई भी इंटीजर हो, चाहे आप कोई भी इंटीजर यूज करें, इसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन होता है कि 1 प्लस आयोटा पावर 2 हो, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल बेटा, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आप इसे फॉर्मूले के थ्रू ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या है, अगर यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, याद आ रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बेसिक के फॉर्मूला जो आप पढ़ के आ चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला आप ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये 1 होगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा, -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा। तो इट मींस इसका आंसर 2 आयोटा है। अब यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है 1 माइनस आयोटा पावर 2 हो तो इसका आंसर -2 आयोटा आता है, तो आप किस फॉर्मूले से ओपन करेंगे, माइनस वाले फॉर्मूले से ओपन करेंगे। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन हो 1 प्लस आयोटा पावर 4 हो, 1 प्लस आयोटा पावर 8 हो, 1 प्लस आयोटा पावर 16 हो, कोई भी हो, आप सिंपल क्या करेंगे, आप करेंगे सर 1 प्लस आयोटा पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 2 आयोटा होती है, और उसके ऊपर पावर आप क्या लगा दें, सॉरी यहाँ पे ये होगा, ये पावर 2 हो जाएगा, ओके, ये पावर 2 होगा, ठीक है। जब ये पावर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो इस तरीके से आयोटा पावर 4 हो तो भी आप ओपन कर सकते हैं, जितना ज्यादा पावर होगा उस तरीके से आप फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे इसकी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम किसी भी रियल नंबर्स में पढ़ते हैं कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है या उनका इनवर्स होते हैं, तो जैसे मैंने रियल नंबर्स में आप लोगों के साथ शेयर करी है सारी चीज़ें, वैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी होती है वो होती है 0,0। अब आइडेंटिटी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेटा वो नंबर जो आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करवाएं उस नंबर पे फर्क ना पड़े तो उस नंबर को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0,0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी के साथ भी ऐड करवाएंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं एडिशन में आपको अभी पढ़वाता हूँ, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन है आपकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, वो होती है 1,0। तो 1,0 कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसी के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो इसकी वजह से इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1,0 और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0,0। याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसमें इनवर्स एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन अलग होता है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अलग होता है, ओके। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिटिव यानी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर मैं बात करूं तो इफ z इक्वल टू a, b है तो z का अगर इसका मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि दोनों नंबर्स की आप साइन चेंज कर दें। जैसे इन दोनों की साइन चेंज करेंगे तो ये होगा -a -b। तो z अगर a, b है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a, -b। अगर मैं आपसे पूछूं z इक्वल टू 3,2 है तो आंसर क्या आएगा -3, -2। ठीक है, तो उन दोनों की साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो जब आप दोनों की साइन चेंज करेंगे और z को इस -z के साथ ऐड करेंगे तो आपको वही आंसर आएगा जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है तो इसका मकसद ये क्या है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स है, ओके। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पढ़ने से पहले
दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक होता है कॉन्जुगेट, दूसरा होता है मॉड्यूलस। दो पढ़ के मैं आपको एडिड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी समझाता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉन्जुगेट का मकसद ये होता है कि बेटा टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करने को हम कॉन्जुगेट करते हैं। ओके, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स यानी कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, z के ऊपर अगर कोई भी लाइन वगैरह यूज की गई है तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। इसका मकसद ये होता है टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा, सिंपल। ओके, इफ z इक्वल टू 3 का 3 + 2 आयोटा है देन z बार किसके बराबर हो जाएगा? 3 - 2 आयोटा, सिर्फ इस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, सिंपल। ओके, अब इसमें प्रॉपर्टीज होती है कॉन्जुगेट की। प्रॉपर्टी क्या है? अगर z प्योरली रियल है, मतलब z में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं, अगर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो साइन किसकी चेंज करेंगे? तो सिंपल, अगर z इक्वल टू प्योरली रियल है तो इसका कॉन्जुगेट भी सेम ही आने वाला है। मतलब अगर मैं लिखूं z इक्वल टू 2 है तो इसका z बार भी क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 2 ही आएगा, ठीक है। अगर z इक्वल टू 1, 0 है तो इसका z बार भी 1, 0 ही आएगा, क्योंकि 1, 0 एक रियल नंबर है, मतलब प्योरली रियल है, तो इसकी वजह से उसका z बार भी सेम ही आएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप डबल कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, एक बार कॉन्जुगेट करके दोबारा भी कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब यहाँ देखें z इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, एक बार कॉन्जुगेट किया 3 - 2 आयोटा, अब इसका दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो वो खुद सेम नंबर ही आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आगे कुछ चीज़ें वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद एक चीज़ आ जाती है मॉड्यूलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसे कहते हैं, पहले हमसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मॉड्यूलस का मकसद ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, यानी अगर किसी भी प्लेन पर, जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करते हैं उस प्लेन को हम कहते हैं जेड प्लेन। जेड प्लेन या हम इसे अर्गन डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कभी कभी कहा जाता है। तो अर्गन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रियल नंबर होता है उसे हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं और जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम वाई एक्सिस पर रखते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा रियल नंबर होगा उसे हम एक्स एक्सिस पर, जो भी यानी हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर यानी वाई एक्सिस पर रखते हैं। तो इस प्लेन को हम कहते हैं अर्गन्स डायग्राम, या कभी कभी से कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन या जेड प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास लिख दीजिएगा, मैंने लिखी नहीं है चीज़ें, अपने पास लिख लें, ठीक है। तो मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस इस ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कितना है, इससे हम कहते हैं मॉड्यूलस। इसे हम क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ जेड से। ये दो लाइन्स इनके बीच में अगर कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे तो इसका मकसद ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि रूट ऑफ a² + b², मतलब उसका जो रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दोनों करके फिर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आपका हो जाता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3, -4 है तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे इस अर्गन डायग्राम पे तो इसका डिस्टेंस इस ओरिजिन पॉइंट से कितना होगा वो आप फाइंड करेंगे रूट ऑफ a² मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट ऑफ b² मतलब -4 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का रूट क्या होगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शायद शेडो होगा, आप लिखे मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ 3² + -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का आप रूट फाइंड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आप मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये मैंने जो प्रॉपर्टी लिखी है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट फाइंड करें उसका मॉड्यूलस करें या खुद कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस करें, दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर आप इसका क्या करें यानी कॉन्जुगेट करेंगे तो ये 3, 4 हो जाएगा, और 3, 4 का अगर मॉड्यूलस करेंगे तो वही सेम आंसर 5 आने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस करें या उसका एडिटिव इनवर्स करके मॉड्यूलस करेंगे, तीनों का आंसर सेम ही आने वाला है, तीनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास प्रूफ भी कर सकते हैं, अपने पास लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है कि 3, 4 हो या -3, -4, अब देख सकते हैं इसका ये एडिटिव इनवर्स है -3, -4, तो इसके एडिटिव इनवर्स का आंसर, इसके कॉन्जुगेट का आंसर, तीनों का आंसर सेम ही आएगा, क्या आएगा? 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस में ये चीज़ें होती हैं, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन अपने पास लिख दीजिएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और कंडीशन है जो यानी एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती है कि z को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसका आंसर आएगा उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा? उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल इसका मकसद ये है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें
उस कॉम्प्लेक्स नंबर को z से z बार के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लीकेशन में आपको सिखाता हूँ किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका आंसर क्या आएगा, मोड ऑफ z का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपको मल्टीप्लीकेशन में ये आइडेंटिटी प्रूफ करवाता हूँ। ओके, और मोड ऑफ z किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मोड ऑफ z अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ यहाँ पे, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर करूंगा होल स्क्वायर, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटीज अपने पास लाजमी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या चीज, सिंपल। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z इनवर्स से डिनोट करते हैं, या कभी कभी से 1/z में भी लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइड बाय z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, नीचे उसके कॉन्जुगेट यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे, तो वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब चीजें थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखें, अगर z इक्वल टू a कामा b है, तो पहले आप इसका कॉन्जुगेट करें, तो अब कॉन्जुगेट करेंगे तो सर इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a कामा माइनस बी। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है a कामा माइनस बी, क्योंकि ऊपर कॉन्जुगेट है तो ये लिख दिया मैंने a कामा माइनस बी, और नीचे क्या है, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a b है तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे वो रख दें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड लगा दें। अब एक एग्जाम्पल है, अगर z इक्वल टू 3,4 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप फाइंड करेंगे तो पहले इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। अब बोलेंगे सर इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो होगा 3,-4, क्या हो जाएगा 3,-4, तो ये मैंने लिखा 3,-4, और नीचे क्या रखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जमा करेंगे तो 25, तो नीचे मैंने देखें 25 लिख दिया, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब नीचे एक क्वेश्चन में लिखा है कि इफ z इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा है, 6 प्लस 8 आयोटा, तो अगर इसका आप क्या करें, इनवर्स फाइंड करना चाहें तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, ठीक है, या एडिशन हो गई, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन फाइंड करते हैं। तो वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी मेरी कोशिश ये है कि मैं इसी वीडियो लेक्चर में ऐड करूं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ऑपरेशन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ते हैं कि एडिशन हम कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं एडिशन पर। तो अगर हम एग्जाम्पल करें कि z1 a कामा b कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z2 c कामा d कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर आप z1 प्लस z2 करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करेंगे, तो एडिशन के लिए लाजमी क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो इसका मकसद a प्लस c हो जाएगा, तो a प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। ओके, ये होगा a प्लस c और ये होगा b प्लस d, मतलब a का रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ a प्लस c, और b का यानी z1 का इमेजिनरी पार्ट b और इसका इमेजिनरी पार्ट d दोनों ऐड हो जाएंगे। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे, तो इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक एग्जांपल करते हैं। अब देखें z1 इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा है एंड z2 इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आप सिंपली डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं क्या होगा। 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे रियल के साथ, तो ये हो जाएगा 6, और 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे भी तो अगर आप फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ये a b c d, a को c के साथ अगेन सेम 3 प्लस 3, b को d के साथ 2 प्लस 5, आंसर वैसे भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मकसद ये है कि z1 को z2 के साथ ऐड करें या z2 को z1 के साथ ऐड करें, आंसर सेम आ जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि अगर z1 प्लस z2 करके आप कॉन्जुगेट फाइंड करें या दोनों का कॉन्जुगेट करके ऐड करें, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो करती है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, आप ये प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रूफ करिएगा। कोई भी z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लीजिएगा, पहले आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट करेंगे, दूसरा दोनों के कॉन्जुगेट फाइंड करके ऐड करेंगे। ये प्रॉपर्टी वैसे एमसीक्यूज में आ जाती है कभी कभी, तो आपको याद होनी चाहिए, वैसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सब्ट्रैक्शन भी कंडीशन भी वही होती है जो हम एडिशन में पढ़ के आ चुके हैं। रियल को रियल के साथ यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, यही मैंने कंडीशन लिखी है। z1 a कामा b है और z2 c कामा d है, तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a कामा c, a माइनस c, और ये होगा b माइनस d। इसका मकसद ये है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब एग्जांपल देखें। अगर z1 6 प्लस 2 आयोटा है एंड z2 3 प्लस 3 आयोटा है,
ये Z1 Z2 अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो 6 को किसके साथ सेपरेट करेंगे, 3 के साथ, तो 6 - 3 हो जाएगा। और 2 को किससे सेपरेट करेंगे, 3 से, तो 2 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सेपरेट करेंगे 6 - 3 3 होगा, 2 - 3 तो -1 हो जाएगा। अगर आप यूं ऑर्डर फेयर में लिखें आपकी मर्जी, अगर चाहें तो आप इसे आयोटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसे आप दोबारा आयोटा फॉर्म में लिखेंगे तो 3 - आयोटा हो जाएगा। तो सिंपल है, इसमें भी ये सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इसका मकसद ये है कि Z1 - Z2 करें या Z2 - Z1 करें, दोनों का आंसर सेम नहीं आने वाला। तो कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता, बाकी एडिशन में होल्ड करता है। ठीक है, तो आप जैसे भी ये प्रूफ भी कर सकते हैं, नो इशू। ओके, थर्ड नंबर है आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए Z1 A, B एंड Z2 C, D, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए, तो मल्टीप्लिकेशन हम ये करते हैं कि पहले आप रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यूं AC, फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करवा के सेपरेट करवाएंगे, तो AC - BD। ठीक है, रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करवा के इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों को सेपरेट करना है, ये हो जाएगा। दूसरे में आप क्या करना है, इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों को ऐड करवाना है। तो ये आपका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वैसे आप जैसे आप मल्टीप्लिकेशन सिंपल पॉलिनोमियल्स की करते हैं उसी तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल किया है कि Z1 = 3, 4 है एंड Z2 5, 2 है। तो अगर आप Z1 × Z2 फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो Z1 × Z2 फाइंड करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आप इसे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि Z1 × Z2 = अब देखें ये A, B और ये C और D। अब फॉर्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, AC - BD। तो A को C के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 होगा, तो 3 × 5 हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस होगा, BD और B क्या है 4 और D आपका है 2, तो 4 × 2 हो जाएगा। आगे देखें, आगे है AD। अब A है आपका 3 और D है आपका 2, तो 3 × 2 हो जाएगा। देन आपका BC और B देखें, B आपका 4 और C आपका 5, तो 4 × 5 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 3 × 5 15, 15 - 2 4 8 हो जाएगा, 3 2 6 और +5 4 20 हो जाएगा। तो आप 15 - 8 करें तो 7, 6 + 20 तो 26। अगर आप इसे चाहें तो इसे आयोटा फॉर्म में भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आयोटा फॉर्म में कैसे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 + 26 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्द आप MCQs को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन है आपका, अब इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मकसद ये है कि Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे तो Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों में क्या होता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, अब लास्ट वन है आपका डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ये भी आप अपने पास लाजमी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों होल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डिवीजन हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल किया है कि लेट Z1 = A, B एंड Z2 = C, D। अब हम डिवीजन करना चाहते हैं तो Z1 / Z2 करेंगे। इसमें कंडीशन होती है बेटा कि ये Z2 शुड नॉट इक्वल टू 0, Z2 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन होती है। अगर Z2 0 हो गया तो डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो इसलिए Z2 0 नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो Z1 / Z2 आप करेंगे तो आप पहले क्या करेंगे, AC + BD। अब A, B, C क्या है, अब यहाँ से देखेंगे A, B, C, D। अब A को C के साथ यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा के दोनों को ऐड करना है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन डिवीजन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद इसका इमेजरी पार्ट BC, इसका इमेजरी पार्ट इसका रियल पार्ट AD हो जाएगा। दोनों आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, C² + D² यानी C² + D² फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। आप ये वैसे भी बाय कॉन्जुगेट मेथड भी आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेशनलाइजेशन करके आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, वैसे भी बात सेम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिवीजन आप चाहें तो रेशनलाइजेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये फार्मूला भी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आप ये फार्मूला यूज़ करके उसका यानी डिवीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं कि डिवीजन नाइदर कम्यूटेटिव इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब डिवीजन ना ही तो कम्यूटेटिव होती है ना तो एसोसिएटिव होती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि Z1 / Z2 करें और Z2 / Z1 करेंगे तो आंसर दोनों का सेम नहीं आने वाला, दोनों का आंसर चेंज आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये कंडीशन और एसोसिएटिव कंडीशन दोनों डिवीजन फॉलो नहीं करती, बाकी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है। ठीक है, और दोनों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों एडिशन भी फॉलो करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
जिसमें हमने कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस किए। पहले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया था, इस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर लिया। यहाँ तक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर डन हो जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देन हम नेक्स्ट पे लेक्चर पे मूव ऑन हो जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है, नो इशू, लेकिन मैंने कोशिश करी कि सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक ही वीडियो लेक्चर में शेयर करूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर में, और वही हमारा इस यानी चैप्टर का फाइनल वीडियो लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।